यदि ओडिशा के इतिहास को कुरेदा जाए तो भगवान जगन्नाथ के साथ जुड़ी कई रोचक कहानियों का पता चलता है। बहुत सी ऐसी कथाएं भगवान के मानवीय स्वरूप का प्रतिपादन करती है, जो कि भक्त के बुलाए जाने पर सदैव उसके मित्र, भाई अथवा सलाहकार बनकर उसकी सहायता करने हेतु उपस्थित हो जाया करते हैं। अपने आराध्य को प्रत्यक्ष देखने का ये दुर्लभ सौभाग्य शायद ही किसी और देवता के भक्तों को इतनी बार मिला हो। कलिंग राज्य पर कई वर्षों से गजपतियों का शासन रहा है। महान गजपति शासकों ने कलिंग की सीमा को उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तृत कर दिया था। अपनी वीरता और पराक्रम के अतिरिक्त अपने कुलदेवता भगवान जगन्नाथ को वो इन सब का श्रेय देते थे। उनका मानना था कि जो सुख समृद्धि उनके राज्य में वास करती है, उसके पीछे प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा का सबसे बड़ा हाथ है। इसलिए गजपति राजा स्वयं को रायत नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका मतलब होता है सेवक राजा। वो जो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का नौकर है और बाद में राजा। अतएव आज आपको ऐसे ही एक विष्णु भक्त राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके पक्ष में स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने युद्ध लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट नरसिंह देव राय की कन्या पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। असाधारण रूपमती होने के कारण उनका अन्य एक नाम रूपंबिका भी था। जब पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा कलिंग के राज दरबार तक पहुंची, तो वहां के चक्रवर्ती गजपति राजा पुरुषोत्तम देव ने उनसे विवाह करने का मन बनाया। अतएव उन्होंने अपने एक दूत के हाथों कुछ उपहार भिजवाकर नरसिंह देव से उनकी पुत्री का हाथ मांग लिया। यद्यपि राजा पुरुषोत्तम देव का पराक्रम और कलिंग राज्य के ऐश्वर्य के बारे में नरसिंह देव ने सुन रखा था, परंतु विवाह से पूर्व एक बार देख लेने का भी सोचा। उन्होंने अपने मंत्री और कुछ पार्षदों को कलिंग राज्य जाकर राजा पुरुषोत्तम देव से मिलने तथा उनके विषय में और जानने के लिए भेज दिया। नरसिंह देव के पार्षद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पुरी पहुंचे, जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ का सबसे बड़ा पर्व रथ यात्रा का पहला दिन था। पुरुषोत्तम देव ने दरबारियों से विजयनगर से आए अतिथियों का उचित आदर सत्कार किया तथा उन्हें पावन रथ यात्रा पर्व के दर्शन कराने हेतु अपने साथ ले गए। जब वो सभी वहां पर पहुंचे, तो अपने सामने का दृश्य देखकर नरसिंह देव का मंत्री परिषद आश्चर्यचकित हो उठा। उन्होंने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में सोने का झाड़ू लिए भगवान जगन्नाथ के रथ पर झाड़ू फेर रहे हैं। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा, तो उत्तर मिला कि राजा तो भगवान के सेवक हैं और इस तरह प्रति वर्ष जगन्नाथ के रथ पर झाड़ू लगाने को अपना सौभाग्य मानते हैं। ये सुनकर नरसिंह देव के पार्षदों के मन में राजा के प्रति नीच भाव उत्पन्न हुआ और वो सभी तुरंत कांची नगर वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने राजा नरसिंह देव को सारा वृत्तांत सुनाया। पुरुषोत्तम देव का झाड़ू लगाना विजयनगर नरेश को भी कुछ खास पसंद नहीं आया और वो भी गणपति राजा को केवल एक मामूली जमादार कहकर उनका अपमान करने लगे। जैसा वो मन में सोच रहे थे, वैसा ही संदेश उन्होंने कलिंग राज्य भेज दिया। कांची से आए हुए दूत ने भरी राजसभा में अपने राजा नरसिंह देव का पत्र पढ़ा, जिसमें जमादार राजा पुरुषोत्तम देव के प्रति केवल घृणा, कटुता और अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। दूत के द्वारा उच्चारित हर एक शब्द मानो पुरुषोत्तम देव के अंतर को भेद रहा था और अब वो भी अपना समस्त धैर्य खो चुके थे। अतएव क्रोध से जर्जरित राजा ने दूत के जाने के पश्चात ही कांची पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। कांची पर चढ़ाई करने वाली कलिंग की सेना प्रथम आक्रमण में कहीं पर भी नहीं टिक पाई। विजयनगर की विशाल सेना के सामने राजा पुरुषोत्तम देव को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वो अब व्यथित
तथा पहले से ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे। अन्य कोई उपाय न पाकर वो भगवान जगन्नाथ की शरण में आए और उनकी प्रतिमा के सामने गिरकर अपनी पीड़ा का बखान करने लगे। भगवान जगन्नाथ पर उनके अखंड विश्वास ने दोबारा उनके मन में आत्मविश्वास जागृत कर दिया और वो फिर से कांची पर चढ़ाई करने हेतु निकल पड़े। कांची की ओर कूच करते समय राजा का सामना मणिका नामक एक ग्वालिन से हुआ, जिसने उन्हें रोक लिया। राजा को अभियान के समय किसी के द्वारा टोके जाने पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने राजधर्म का पालन करते हुए इस ग्वालिन की बातों को एक बार सुनना चाहा। क्या ये विशाल सेना तुम्हें दिख नहीं रही ग्वालिन? तुम्हें पता है ना कि विजय की ओर अग्रसर सेना को बीच में टोकना अशुभ माना जाता है। बताओ, कौन हो तुम और तुमने हमारा मार्ग क्यों रोका? क्रोधित गजपति ने पूछा। क्षमा करे महाराज, मैं माणिक ग्वालिन हूं, यहीं पास के गांव में रहती हूं। आपको क्रोधित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो केवल अपना बकाया धन पाने हेतु आपसे विनती कर रही हूं। ग्वालिन ने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा। बकाया? कैसा बकाया? राजा ने पूछा। काले और सफेद घोड़ों पर सवार आपके 2 सैनिक कुछ देर पहले ही इस मार्ग से गुजरे हैं। उन्होंने मुझसे दही का पान किया, लेकिन उसका मूल्य चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं था। इसी कारण उन्होंने मुझे एक अंगूठी प्रदान की और कहा कि उसे आपको दिखाकर मैं आपसे अपना बकाया धन ले लूं। माणिक ने कुछ देर पहले अपने साथ हुए वृत्तांत को बताया। गजपति ने जब अंगूठी देखी तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वो अंगूठी स्वयं भगवान जगन्नाथ की थी। भक्ति भाव से गदगद पुरुषोत्तम देव की आंखों से अब अश्रु निकलने लगे थे। अरे माणिक, कितने पुण्य किए होंगे रे तूने। तूने जिसे दही पिलाया वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र थे। धन्य है तू माणिक, धन्य है। ये सुनकर माणिक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो भी भक्तिभाव से सराबोर खुशी के आंसुओं में डूब चुकी थी। पुरुषोत्तम देव के मन में अब कोई संदेह नहीं था कि इस कांची अभियान में स्वयं भगवान उनके साथ हैं। माणिक के साथ हुई उनकी ये भेंट प्रभु श्री जगन्नाथ का ही शुभ संकेत है। इस बात से अत्यंत प्रसन्न राजा पुरुषोत्तम देव माणिक को एक पूरा गांव प्रदान करते हैं, जिसका नाम उसके नाम के ऊपर ही माणिकपटना रखा जाता है। माणिक से विदा लेने के पश्चात राजा और उनकी सेना दुगने आत्मविश्वास और पराक्रम के साथ विजयनगर की सेना पर टूट पड़ती है। युद्ध भूमि में काले घोड़े और सफेद घोड़े पर विराजमान कृष्ण बलराम की जोड़ी के सामने भला कोई कैसे टिक पाता। अतएव कांची का पतन होता है और राजा नरसिंह देव आत्मसमर्पण कर देते हैं। संधि के बाद राजकुमारी पद्मावती को पुरुषोत्तम देव अपने साथ कलिंग ले आते हैं। गजपति को अभी भी अपना अपमान याद था, इसीलिए वो प्रतिशोध लेने हेतु अपने मंत्री को बुलाकर ये कहते हैं, उस निर्लज्ज नरसिंह देव को जमादारों के प्रति बहुत घृणा है ना? ठीक है, उसकी पुत्री पद्मावती का विवाह भी किसी जमादार से ही कराया जाएगा। यही उसके लिए उचित शिक्षा होगी। मंत्री अच्छे स्वभाव वाला सदाचारी मनुष्य था, जिसे पद्मावती के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना अनैतिक लगा, परंतु राजा के आदेश को नकारने का साहस भी वो नहीं कर सकता था। अतएव उसने अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए राजकुमारी पद्मावती को अपनी पुत्री के समान अपने घर में रखा और अगली रथ यात्रा को जब पुरुषोत्तम देव रथ पर झाड़ू लगा रहे थे, तब उसने उनसे पद्मावती का विवाह करवा दिया। अपने मंत्री की चतुराई को देख गजपति भी अब अपना प्रतिशोध भूल गए और पद्मावती को स्वीकार कर लिया।
आज भी रथ यात्रा के समय गजपति महाराज के द्वारा तीनों रथों पर झाड़ू लगाने की परंपरा की जाती है, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है।